बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। ये क्लासेस गूगल मीट पे होता है, तो उसी का आज कुछ भाग हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिए किस तरह से गूगल मीट पे पढ़ाई होता है। ठीक है, तो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों एक ही वीडियो में है, और वो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका क्लास 1 और क्लास 2 गूगल मीट पे छूट चुका है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये बिहार कोऑपरेटिव मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस और आने वाले आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि तीनों एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर अवेयरनेस से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले तो कंप्यूटर का डिफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर का क्या डिफिनेशन है। कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर एक मशीन है या डिवाइस है, वो परफॉर्म करता है प्रोसेस, कैलकुलेशन और ऑपरेशन किसके इंस्ट्रक्शन पर? प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम। इट इज डिजाइंड टू एक्सिक्यूट एप्लीकेशन, ये डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन को एक्सिक्यूट करने के लिए, और प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ सॉल्यूशन, और प्रोवाइड करता है आपको वेराइटी ऑफ सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। और उसके बाद सेकंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा। ठीक है, सबसे पहले डाटा के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत लोग डाटा, बहुत लोग डेटा भी बोलते हैं, तो दोनों सेम ही है, थोड़ा सा बस प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। तो देखिए डेटा क्या है। दो डेटा को दो भाग में डिवाइड किया है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों में। तो देखिए दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डेटा इनपुट होता है, इन्फॉर्मेशन आउटपुट होता है। तो डेटा को जो कहा गया है कंप्यूटर के भाषा में, डेटा कितने टाइप के होते हैं और डेटा क्या है। तो डेटा कैन बी डिफाइन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन ए फॉर्मलाइज मैनर। डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करेक्टर, जैसे कि A to Z, और ये कैपिटल एंड स्मॉल दोनों, डिजिट 0 से 9 और स्पेशल करेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों में अंतर आप लोग समझिएगा। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर कॉल्ड डेटा, यानी कि जो हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, जो भी इनपुट करते हैं वो डेटा होता है। और जो बाहर आउटपुट आपको मिलता है, जैसे कि हम अगर 2+2 कंप्यूटर में आप एंट्री करते हैं तो आपको मिला 4, तो ये 4 इन्फॉर्मेशन है और 2+2 आपका डाटा है। तो यही अंतर होता है, डेटा जो आप डालते हैं और इन्फॉर्मेशन जो आपको आउटपुट में मिलता है। डेटा इज एन इनपुट फॉर कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन होता है आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। इनपुट होता है कंप्यूटर के लिए और आपको जो मिलता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। डेटा है इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है डेटा पे। यानी अगर आप 4+4 डाल रहे हैं तो आंसर तो 8 ही आना है। तो ये तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट हुआ किस पे? आपका डेटा पर। इंफॉर्मेशन हमेशा डिपेंडेंट होता है डाटा पे। चलिए उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइए उसको देखते हैं। जो प्रोसेस, कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, देखिए कंप्यूटर का जो फ्लो चार्ट है वो समझिए। कोई भी डाटा को आप इनपुट करते हैं वो प्रोसेस करता है और वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो जो भी इनपुट किए वो इनपुट, जो प्रोसेस हुआ उसको प्रोसेसिंग, और जो आपको मिला, रिजल्ट मिला, वो आउटपुट हुआ। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जो इंपॉर्टेंट है बस हम वही पॉइंट आपको डील करेंगे जो एग्जाम में जरूरी है। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को, जनरेशन से ही आप लोग को मेनली पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बस ये जान लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अबकस जो है वो कब आया था और किसके थ्रू आया था। तो अबकस है जो फर्स्ट कंप्यूटर चाइनीज द्वारा इन्वेंटेड किया गया था अराउंड 4000 ईयर। अब सीधे आते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं, देखते हैं क्या है, और इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1940 से 1956 के बीच में कहा जाता है। जो टाइम पीरियड है 1940 से 56, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कहा जाता है। और यूज क्या किया गया है? तो यूज किया गया हार्डवेयर,
ठीक है। यूज किया गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, क्या यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। जो जो इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन में एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम एक दिन आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, एक दिन आपको एमसीक्यू कराएंगे। आज दोनों क्लास आप देख लीजिएगा इस वीडियो में कि एमसीक्यू कैसे करवाए थे और इसका थ्योरी कैसे किए थे। जो भी होगा गूगल मीट के थ्रू ही होता है। और जो फीचर है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ये एक मशीन लैंग्वेज वहीं सिर्फ सपोर्ट करता था, बहुत स्लो होता था। आप साइज भी ऊपर देख चुके हो कितना बड़ा साइज है, एक रूम जितना साइज है इसका। आइए फिर से हम साइज आपको दिखा दे, एक रूम, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब के मदद से चलता था इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा होता था। साइज बड़ा होता था यानी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेगा, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्लो परफॉर्मेंस था, लार्ज साइज था, क्योंकि यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। ये पूरा पुअर स्टोरेज कैपेसिटी इसमें था, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, जिसके कारण हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता था। अब मेमोरी की बात करते हैं। तीन ही चीज़ आपको जनरेशन में पढ़ना है। जनरेशन में आपको पहला, इसमें यूज किया हुआ था हार्डवेयर। ठीक है। दूसरा, इसका जो इनपुट किसके थ्रू होता है। तीसरा, इसका आपका जो मेमोरी है वो। इसके अलावा आप अभी तक कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड आपका जो फीचर है, ये तो फीचर हो गया। मेमोरी देखिए 4000 बाइट्स ओनली मेमोरी, सिर्फ बाइट्स। ठीक है। 4000 बिट्स, नॉट बाइट्स, सॉरी। बाइट्स ये होता है, ये बिट्स है, 4000 बिट्स। अब ध्यान दीजिएगा, डेटा इनपुट किसके थ्रू होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो डेटा इनपुट होता है वो होता है हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू। और इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जांपल है इनी एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बार बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आगे हम आपको बताएंगे। जनरेशन कंप्यूटर का दो तीन इधर है, एक उधर था। तो एक इसमें कल भी बताए थे कि इसको याद करने का तरीका इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूनिवैक TM 701, ठीक है, IBM 701 और 650 आपका IBM, ये सब है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइप है। उसके बाद इसको याद करने का तरीका यह है, फर्स्ट जनरेशन का है सर। सारा फर्स्ट जनरेशन है। अब इसका इसका पहचानने का अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा हुआ VACT, यानी ये वैक्यूम ट्यूब का मत, ये वैक्यूम ट्यूब लिखा हुआ है। तो वैक्यूम ट्यूब कहाँ यूज होता है आपको पता है, तो इससे आप आसानी से इसको आप पकड़ सकते हैं कि किस जनरेशन का बात हो रहा है। चलिए आते हैं सेकंड जनरेशन में। इसका अगर ईयर आपको जानना है तो सेकंड जनरेशन का जो ईयर था 1956 से लेके 1963 था। अब इसमें क्या यूज होता था, इसमें आप लोग साइज भी देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा साइज धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा साइज छोटा होता चला जाएगा। इसमें जो हार्डवेयर यूज होता था वो क्या यूज होता था, इसमें हार्डवेयर जो यूज होता था वो होता था ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, तो ट्रांजिस्टर, या पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुआ, तो सेकंड जनरेशन। अब इसका फीचर देखते हैं कि क्या क्या इसका फीचर था जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। तो सबसे पहले ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बार बार आपसे पूछा जाएगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था, तो सेकंड जनरेशन में। ये फास्टर था, थोड़ा सा फास्टर था पिछले जनरेशन के मुकाबले, और स्मॉलर साइज था पिछले जनरेशन के मुकाबले। और क्योंकि छोटा था तो एनर्जी इफिशिएंट भी था प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, और कॉस्ट भी कम था क्योंकि साइज में छोटा था प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। उसके बाद अगर मेमोरी बताएं तो फर्स्ट जनरेशन में कितना मेमोरी था, 4000 बेड्स से। तो सेकंड जनरेशन में कितना मेमोरी था। 4000 बेड्स से। ठीक है, तो ये आपको इसी तरह याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन में था 4000 बिट्स, तो सेकंड जनरेशन में था 32,000 बिट्स। अब बात होता है, आपसे पूछा जाएगा कि डेटा इनपुट होता था सेकंड जनरेशन में किसके थ्रू, तो देखिए डेटा इनपुट होता था पंच कार्ड के थ्रू। आपसे पूछा जाएगा कि किस जनरेशन में डेटा का इनपुट पंच कार्ड के थ्रू होता था, सेकंड जनरेशन में डेटा का इनपुट पंच कार्ड के थ्रू होता था। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, हनीवेल 400, ये आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपको तो याद करना है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए आगे आते हैं अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। उसके पहले दो दो इसका और टाइप है वो भी देख लीजिए। सेकंड जनरेशन का दो टाइप और है।
IBM 7030 और CDC 1604, ये आपका सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन का अगर टाइम पीरियड का बात किया जाए तो 1964 से 1971 के बीच। अब इसका साइज भी देख लीजिए, साइज में आपको नया अंतर क्या देखने को मिला होगा, यहाँ पे कीबोर्ड अटैच हो गया। सर ये थर्ड वाला है ना? ये थर्ड जनरेशन, तो ये कीबोर्ड आपका थर्ड जनरेशन में अटैच हो गया और साइज भी बहुत छोटा हो गया। एक मतलब कंप्यूटर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था थर्ड जनरेशन में। तो देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले हार्डवेयर, अच्छा ठीक है, रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया था? पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब। पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब। हार्ड सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर और और मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप, ठीक है। टैप। और थर्ड जनरेशन में आपका स्टार्ट हो गया आईसी। अब आईसी ये अभी तक आईसी ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज होते जाएगा, वो आगे हम बताते चलेंगे। आईसी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल स्टार्ट हो गया किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। और लार्ज कैपेसिटी डिस्क भी बनना शुरू हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक टेप आ गया था उस समय, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया था उसमें, उसी कारण से हाई कैपेसिटी डिस्क भी बनना शुरू हो गया। आप लोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क सुने हैं? जो हार्ड डिस्क होता है इस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो हार्ड डिस्क यूज होता है, वो एक जस्ट लाइक मैग्नेटिक टेप ही है, ठीक है। अब आते हैं इसके फीचर के बारे में। तो फीचर इसमें क्या था? फर्स्ट टाइम यूज हो गया, फर्स्ट टाइम आया टाइम शेयरिंग ओएस। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किस जनरेशन कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ओएस आया, तो ये आया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ये फास्टर था और स्मॉलर था, किसके मुकाबले? अपने प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। क्योंकि स्मॉलर था, फास्टर था, तो रिलेबल था, चीपर था प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। इजी टू एक्सेस था, मतलब आसानी से आप कहीं से उठा के कहीं पे रख सकते हैं, ठीक है। साथ में ले जाना अलग बात है, उठा के रखना अलग है। ये मत समझिएगा कि इसको ले जा सकते हैं, ले जाने का मतलब हैंड हेल्ड। जहाँ पे हैंड हेल्ड का बात आएगा वो समझिए कि लैपटॉप का बात हो रहा है, कि उसको आसानी से आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। अब आता है मेमोरी का बात। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा मेमोरी, कितना मेमोरी था? 4 सेकंड जनरेशन में? और थर्ड जनरेशन में हो गया कितना? 1,28,000 बिट्स, ठीक है। चलिए अब डेटा का इनपुट सेकंड, हाँ आप बोल रहे थे IBM 1401 सर कौन से जनरेशन का है? देखिए, अब वो 1401 सेकंड ये आपका होगा सेकंड जनरेशन। तो सर सेकंड जनरेशन में IBM 1730 और 7030 और ये दोनों होगा। देखिए दिखा देते हैं, एक सेकंड। हाँ वह इसीलिए सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तुरंत अभी दिखा देते हैं, कंफ्यूजन क्यों लेना है। ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ सर, हाँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में IBM ऊपर था, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे IBM 701 था, ठीक है, 701 ये फर्स्ट जनरेशन में। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग भी लगाएंगे ना, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 3 अक्षर में नाम लिखा जा रहा था, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में आइए, तो सेकंड जनरेशन में जो IBM था वो देखिए 4 अक्षर में लिखा हुआ रहेगा। तो सर यहाँ पे 1730 है और 1401 दोनों है, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे 4 अक्षर है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि पकड़ सकते हैं आप लोग कि अगर 4 अक्षर में नाम है तो सेकंड जनरेशन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन में 3 अक्षर में नाम था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से आप लोग ईजी से कर सकते हैं। सर वो IC सेकंड में बताए थे ना? IC थर्ड जनरेशन है। कहाँ आप लोग रहते हैं? 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग IC पे अटके हुए। चलिए डेटा इनपुट मेमोरी हो गया 4000 बिट्स और 3200 बिट्स, ये हो गया 1,28,000 बिट्स, ठीक है, 28,000 बिट्स। अब डेटा इनपुट सेकंड जनरेशन में किसके थ्रू होता था? पंच कार्ड। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में बताइए तो डेटा इनपुट हार्डवेयर और पंच कार्ड। अच्छा, और कोई बताइए? हार्डवायर प्रोग्राम के थ्रू, हार्डवायर प्रोग्राम के थ्रू, हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू। सेकंड में पंच कार्ड के थ्रू। थर्ड में डेटा इनपुट होने लगा कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इसका टाइप का। तो टाइप में IBM 360,
IBM 370, स्टार्टिंग 3 से है तो थर्ड जनरेशन। तो इसे आप लोग याद ही कर लीजिए, लेकिन जैसे हम लोग को तो पता हो गया है कि IBM का कौन सा किस जनरेशन का है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा इस पे, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है। CDC 6600 और PDP 8x11। ज़्यादा क्वेश्चन IBM के से ही क्वेश्चन होगा, बाकी से क्वेश्चन हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। तो IBM का सिर्फ कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा टाइप किस जनरेशन में यूज हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन में। अब फोर्थ जनरेशन में क्या है, फोर्थ जनरेशन में हार्डवेयर यूज हुआ। आईसी क्या बताया, थर्ड जनरेशन से आईसी चलेगा ही, लेकिन इसमें आईसी प्लस याद कर लीजिएगा VLSI। अब इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था आपका हार्डवेयर, सेकंड जनरेशन में कौन सा, थर्ड जनरेशन में कौन सा, फटाफट बताइए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड, सेकेंड में ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टैप, और थर्ड में हुआ था सर, थर्ड में आईसी। ठीक है, फोर्थ में आईसी प्लस VLSI। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि किस जनरेशन में फ्लॉपी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फ्लॉपी जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो फोर्थ जनरेशन में फ्लॉपी इंट्रोड्यूस हुआ था। मैग्नेटिक टेप तो आ गया था पहले ही, लेकिन फ्लॉपी इंट्रोड्यूस हुआ था फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर की। अगर फीचर का बात करते हैं तो इसमें स्टार्ट हो गया था मल्टी प्रोसेसिंग और डिसवर्स OS। तो ये भी पूछ सकता है, आगे हम बताएंगे मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग सब आगे पढ़ना है। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि ये इसका एक फीचर था मल्टी प्रोसेसिंग और डिसवर्स OS का। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम सपोर्ट करता था, स्मॉल था, ईजी था, हैंड हेल्ड था। ठीक है, किसके मुकाबले, प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। इसमें नो एक्सटर्नल कूलिंग रिक्वायर्ड था, यानी कि पहले जो भी बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब था उसमें अलग से कूलिंग टेक्नोलॉजी देना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा हीट लेता था। तो ज़्यादा हीट लेता था, आपको पता ही है कि जो भी अगर प्रोसेसर लगा हुआ है ज़्यादा हीट लेगा तो वो जल्दी चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो इसलिए अलग से उन लोग को कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें नहीं लगाना पड़ता था अलग से एक्सटर्नल कोई भी कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जनरेशन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था नेटवर्क और इंटरनेट के रिगार्डिंग। आपसे पूछा जाएगा किस जनरेशन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इंटरनेट और नेटवर्क में, तो ये हुआ था थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अब कल हम लोग बताए थे, और इसी जनरेशन में माउस आया था, फोर्थ जनरेशन में माउस आया था और GUI आया था। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, और कोई, यूनिफाइड इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और यही रीजन था, जब आगे हम OS बताएंगे जिसमें हम OS में आपको जब लाइनेक्स बताएंगे, तो यही रीजन था लाइनेक्स क्यों फेल हुआ था, क्यों नहीं लाइनेक्स चल पाया, क्योंकि वो GUI सपोर्ट नहीं करता था। GUI का मतलब शॉर्ट में कि अगर आप कोई पासवर्ड डालते हैं तो आज के डेट में आपके मोबाइल में या तो डॉट बन जाता है या तो स्टार बन जाता है, देखे होंगे आप लोग, ATM में भी देखे होंगे। लेकिन GUI जो GUI OS सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें अगर पासवर्ड डाल रहे हैं 1234 तो वो लिख देगा 1234, आप वो स्टार या आपका कुछ भी अलग मतलब छिपा नहीं सकता है डिजिट को। यही रीजन था कि लाइनेक्स पूरी तरह से फेल हुआ था, और इसी कारण से वहीं से चमकना शुरू हुआ। क्योंकि जब MS माइक्रोसॉफ्ट आया मार्केट में और अपना सबसे पहले XP लेके आया था, तो XP में ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था GUI। तो इसी कारण से वहीं से माइक्रोसॉफ्ट बूम किया था, क्योंकि वो GUI सपोर्ट करता था। ठीक है, तो आपसे अगर इसमें पूछा जाएगा कि माउस किस जनरेशन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था माउस में, तो ये फोर्थ जनरेशन में हुआ था, और GUI भी सबसे ज़्यादा फोर्थ में हुआ था, और नेटवर्क इंटरनेट भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन में हुआ था। अब आते हैं मेमोरी पे बात करते हैं। तो मेमोरी पे अगर बात करते हैं तो फिर से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कितना मेमोरी था, 4000 बिट्स। सेकंड जनरेशन में कितना मेमोरी था, 32,000 32,000 नहीं, 32,000 बिट्स। ठीक है, 32,000 था हाँ सर। ठीक है। थर्ड जनरेशन में 1,28,000 बिट्स। चलिए, और फोर्थ जनरेशन में हो गया था 1,000 मिलियन बिट्स। ठीक है, चलिए
अब अगर डेटा इनपुट का बात हो तो फर्स्ट जनरेशन में किसके थ्रू इनपुट होता था? हार्ड वायर प्रोग्राम बोलना है, सिर्फ हार्डवेयर मत बोलिए, हार्ड वायर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड, और फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड भी आ गया था, तो और माउस के थ्रू आप लोग डेटा इनपुट कर सकते, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए फोर्थ जनरेशन का, तो Apple II VAX 9000 और क्राई 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर था उस समय का, तो पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर का टाइप है। परम भी दे सकता है, तो परम थोड़ा लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका टाइप है फोर्थ जनरेशन का। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। तो जो फिफ्थ जनरेशन आया था, जो अगर उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा, तो फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 2010 से, ठीक है, 2010 से अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं हार्डवेयर पे कि हार्डवेयर क्या यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर था? अब हम जिसका नाम बोलेंगे वही बताएंगे क्योंकि एक ही दो आदमी बोल रहा है, तो हमको ये पता चलना चाहिए ना कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। तो 12 लोग हैं, तो सबसे पहले वेद प्रकाश बताइए, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था? हार्डवेयर से ये पंच कार्ड, फर्स्ट जनरेशन में रेणु कुमारी बताइए। वैक्यूम ट्यूब सर। वैक्यूम ट्यूब, सॉरी, हाँ ठीक सर, है। वैक्यूम ट्यूब। चलिए सुशांत बताइए सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, उर्वशी सिंह बताइए फोर्थ जनरेशन में। हाँ, फोर्थ जनरेशन में सर आईसी और VLSI। बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद रूपाली बताइए कि इनपुट होता था फर्स्ट जनरेशन में किसके थ्रू डेटा? हार्डवेयर प्रोग्राम। हार्डवेयर प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। पिंकी सिंह बताएंगे कि किस सेकंड जनरेशन में डेटा का इनपुट किसके थ्रू होता था? पंच कार्ड। पंच कार्ड, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अभिजीत कुमार बताएंगे थर्ड जनरेशन में डेटा का इनपुट किसके थ्रू हुआ? कीबोर्ड, कीबोर्ड। हाँ, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड आ गया, तो बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद बताएंगे आकाश बताएंगे किस जनरेशन में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था? आकाश, किस जनरेशन में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ? आवाज़ आ रही है आकाश? अच्छा ठीक है, कोमल कुमारी बताइए। फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन। अभी फिफ्थ जनरेशन पढ़ाया भी नहीं है फिफ्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन, सॉरी, फोर्थ जनरेशन। चलिए उम्मीद उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। हाँ सर। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ जनरेशन था उसमें बताए थे आईसी तो होगा सब में, थर्ड जनरेशन से ही आईसी सब में होगा, प्लस इसमें VLSI आ जाएगा, प्लस इसमें नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो आप लोग तो ये बात समझ गए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा था उस तरह से कंप्यूटर का साइज कम हुआ था, ये तो आप लोग समझ गए बात। यस और नो भी बोल दीजिए। यस सर। हाँ यस सर। ऐसे। हाँ सर। चलिए तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या था? देखिए कंप्यूटर पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पे, वो अपने जो हम जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताएंगे उसमें बताएंगे कि कंप्यूटर पूरी तरह डिपेंड होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट लगा होता है। तो जो कंपोनेंट का साइज छोटा होगा तभी कंप्यूटर का साइज छोटा होगा, यानी कंपोनेंट में मेन कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का साइज बड़ा था तो स्टार्टिंग में बड़ा था, धीरे धीरे छोटा हुआ तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हुआ।
अब आप ही लोग सिंपल सोचिए कि आप लोग के घर में अगर पीसी है तो पीसी में मदरबोर्ड थोड़ा बड़ा है तो पीसी आपका थोड़ा बड़ा लगता है। अब लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप का मदरबोर्ड छोटा होता है तो आपको लैपटॉप छोटा में हो जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी ही था जो आपका मदरबोर्ड को साइज को सबसे ज़्यादा कम किया था 5th जनरेशन में, यानी कि बहुत छोटा साइज कर दिया था नैनो टेक्नोलॉजी में। इस कारण से ये यूज हुआ आपका 5th जनरेशन में। अब यहाँ पे RAID कल ही हम बताए थे RAID का फुल फॉर्म। चलिए हम पूछते हैं, कोमल बताइए RAID का फुल फॉर्म किसको किसको पता है, पहले ये बताइए। हमको नहीं पता है सर, कल बताए थे लिख नहीं पाए। किसी को नहीं पता? आप लोग सिर्फ सुनते हैं, याद नहीं रखते हैं। चलिए आज भी बता रहे हैं, फिर आज के बाद नहीं बताएंगे। रेडुएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है, रेडुएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसी के कारण जो हाई कैपेसिटी डिस्क बनना संभव हुआ, जो आज हम लोग एक टीवी आसानी से यूज कर पाते हैं ना, तो सिर्फ इसी कारण यूज कर पाते हैं। जो अभी एक्सपेंशन आप लोग कितना भी आप कैपेसिटी चारों टीवी का आप लोग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका RAID के कारण ही है। अब पावरफुल सर्वर आगे बताएंगे इंटरनेट के क्लास में कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, इंटरनेट बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो ये सारा सपोर्ट करता था हार्डवेयर आपका 5th जनरेशन में। अब आते हैं बात की इसका फीचर क्या था। तो देखिए इसका सबसे पहले सबसे बड़ा फीचर था कि पावरफुल था, क्योंकि इसमें आपका जो मेमोरी का साइज हो गया था वो क्या हो गया था, अनलिमिटेड हो गया था। मेमोरी का कैपेसिटी वो अनलिमिटेड हो गया था, जहाँ की 1st जनरेशन में कितना मेमोरी था, 4,000 बिट। 4000। 2nd जनरेशन में कितना मेमोरी था, 1,28,000 नहीं 32,000 बिट। 32,000 सर। आप लोग 32,000 बिट। 3rd जनरेशन में कितना था, 1,28,000 बिट। 4th जनरेशन में कितना था, 100 मिलियन बिट। और 5th जनरेशन में क्या हो गया, अनलिमिटेड। यानी Unlimited। जितना आप हार्ड डिस्क उसमें लगा सकते हैं लगाइए, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही थी अभी। सब सबको आवाज का इशू है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए तो देख लीजिए मिक्की। डेटा इनपुट 1st जनरेशन में जो डेटा इनपुट होता था वो किसके थ्रू होता था 1st जनरेशन में, बताइए। हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, हार्डवेयर प्रोग्राम के प्रोग्राम। थ्रू डेटा इनपुट होता था। 2nd जनरेशन में, पंच कार्ड के थ्रू। 3rd जनरेशन में, कीबोर्ड। 4th जनरेशन में, कीबोर्ड प्लस माउस। कीबोर्ड और माउस। और 5th जनरेशन में CD-ROM इंट्रोड्यूस हुआ था। आपसे पूछेगा कि किस जनरेशन में CD-ROM इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 5th जनरेशन में हुआ था। CD-ROM आप लोग देखते ही होंगे, CD आप लोग घर में VCD प्लेयर भी होगा, उसमें भी CD-ROM होता है, जो जिसमें CD आप डालते हैं उसी को CD-ROM बोला जाता है। जिसका फुल फॉर्म कौन बताएगा, CD-ROM का फुल फॉर्म? कोई नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे हम बताएंगे रोम टाइप ऑफ रोम में, टाइप ऑफ रैम में सब फुल फॉर्म बताएंगे, लेकिन जो जो आते जाता है उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, इसके थ्रू डेटा का इनपुट होता था। अब अगर एग्जाम्पल देखेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर का, तो एग्जाम्पल है आपका IBM पेंटियम, परम। आप लोगों को कभी नाम सुना है कि पेंटिनम 1, पेंटिनम 2, पेंटिनम 3, पेंटिनम 4, अब जाके उसके बाद आया कोर 2 डियो, कोर 2 डियो। अभी हम बताते हैं क्या है ये। उसके बाद सर डियो, ये IBM और पेटीएम जो बता रहे हैं वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का नाम है। ये प्रोसेसर है। हाँ, डियो
टू कोर, उसके बाद आया i3, फिर आया i5, फिर आया i7, अभी यही चल रहा है। तो यही था जो 5th जनरेशन कंप्यूटर में ही इंटेल सबसे ज़्यादा चमका था, क्योंकि ये सारा आपको पता है इंटेल का ही है। तो इंटेल एक कंपनी था जो प्रोसेसर बनाता। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में पेंटिनम शुरू हुआ, वहीं से आपका सबसे पहला आया था पेंटिनम 1, पेंटिनम 2, पेंटिनम 3, पेंटिनम 4, कोर टू डियो, डियो टू कोर, i3, i5, i7 अभी चल रहा है। ये प्रोसेसर का टाइप है, आगे हम बताएंगे, इस पर डिटेल ही बताएंगे। तो ये 5th जनरेशन में ही पेंटिनम शुरू हुआ था, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था यही, और अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, हाँ। इंटेल के अंदर अब आरबीआई, मान लीजिए आरबीआई है इंटेल, और P1 हो गया सिक्योरिटी गार्ड, P2 हो गया आपका अटेंडेंट, P3 हो गया असिस्टेंट, P4 हो गया ग्रेड बी। समझ गए बात? हाँ। जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका पोस्ट बढ़ते जा रहा है। अब कोई बताएगा परम क्या है? परम सर एक सुपर कंप्यूटर है। हाँ, तो कंप्यूटर इंडिया का। बिल्कुल सही। तो परम आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो उसमें से आपको परम बताना है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो तैयार हो जाइए, और जिससे जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ठीक है, जस्ट मिनट। जिससे जिससे हम पूछेंगे वही सिर्फ जवाब देगा। आप लोग अपना जवाब तैयार रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकाश बताएंगे इसका आंसर। सी सर। सी। चलिए ठीक है, अगर गलत होगा तो हम आगे भी पास करेंगे आप लोग को, निश्चिंत रहिए। चलिए अभिजीत कुमार इसका आंसर। द VLSI 4th जनरेशन। 4th जनरेशन। ठीक है, आंसर 4th जनरेशन। VLSI किसके साथ आया था? 4th जनरेशन IC प्लस VLSI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आंसर बताएंगे रेणु कुमारी। फर्स्ट जनरेशन ए सर। ए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद पिंकी कुमारी ये इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बैच प्रोसेसिंग मेनली यूज इन किस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग आया था? फर्स्ट जनरेशन। बहुत बढ़िया, फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ये बताएंगे आपके उर्वशी सिंह। सर ये आया था एआई। हाँ ये क्वेश्चन हम बताए नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये आरआरबी पीओ में ही आया था क्वेश्चन, इसलिए इसको हम डाल दिए। मतलब कंप्यूटर को अब बनाया जा रहा है ना, कि जिस तरह हम लोग सोचते हैं ना उस तरह से वो भी सोचे। ठीक है, थिंक करें ह्यूमन बीइंग के तरह। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये यूज किया जा रहा है आज के 5th जनरेशन कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मिक्की शर्मा इसका आंसर बताएं। फर्स्ट सर। फर्स्ट। चलिए इसका आंसर बताइए रेणु कुमारी। फोर्थ सर अल्ट्रा लार्ज स्केल। आप क्या फोर्थ बोल रहे हैं? फोर्थ में अंडर लार्ज है। हाँ सर। हाँ नहीं 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 सर, सर ए होगा। वेद प्रकाश। सर फर्स्ट ही होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही होगा। थोड़ा सा फंसाना भी आप लोग को जरूरी है। चलिए
HLL ये बताएंगे अभिजीत कुमार। सर ए होगा सर, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। उसके बाद 10 नंबर में है, ये बताएंगे आकाश। सेकंड सर। सेकंड, ठीक है। चलिए EDSAC ये बताना है आप लोग को बताना है पिंकी सिंह। सर ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, चलिए अच्छा चेक करते हैं। अभिजीत कुमार। ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1, अच्छा तो इंटरेस्टेड हो गया। अब कोमल कुमारी। सर हमको इसका नहीं पता। चलिए अब देखिए, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसमें पता है 99% स्टूडेंट कंप्यूटर मारता है। दोनों ऑप्शन रहेगा, 99% स्टूडेंट कंप्यूटर मारता है, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये बताते हैं आपको, अभी RRBI का मेंस हुआ था, उसमें हमको मिला। तो ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हम बताए नहीं हैं क्योंकि ये कहीं कहीं पे यूज होता है, आगे हम बताएंगे। ये एक्चुअली फर्स्ट ही जनरेशन में यूज होता है, ठीक है। तो कभी पूछ सकता है आप लोग से, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटर और कंप्यूटर में ही दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी बताइए। जिसको पता है वो बताइए, क्योंकि ये हम बताए नहीं हैं, लेकिन ये जो हम MCQ में वो सर सारा। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। अच्छा, फिर से एक बार मौका दे रहे हैं, और कुछ लोग बता सकते हैं। फोर्थ होगा सर। फोर्थ होगा, हाँ प्रोसेस। देखिए बहुत सारा आप सब लोग अपने मोबाइल पे अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको हर जगह आपको यूनिवैक मिलेगा। अभी आप लोग सर्च करके देखिए मेरे सामने, फर्स्ट सही कॉमर्शियल कंप्यूटर, सब लोग सर्च कीजिए पहले। तो यूनिवैक ही दिखा रहा है। अब वो यही रीजन है कि क्वेश्चन जो भी बनाता है, तो उसको पता है कि लड़का कहाँ तक सोच सकता है। तो ये जो फर्स्ट यूनिवैक जो था, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, हम बता देते हैं, इसका हिस्ट्री बता देते हैं। देखिए एनालिटिकल इंजन ही इसका आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, इस इसको आपको याद करना है यूनिवैक 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर इस ये ऑप्शन रहेगा तो ये मारिएगा, नहीं तो आपको हमेशा यूनिवैक 1 ही मारना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे डाले थे। चलिए इसका मतलब बताइए, बड़ा कर देते हैं। ये सारा जनरेशन पे जो जो MCQ एग्जाम में आ चुका है वही हम करवा रहे हैं, ये सारा जनरेशन पे ही बेस्ड MCQ है। सर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर सर। ऑप्शन, चलिए अब देखिए हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कोई भी इसको गेस नहीं किया, अगर आप लोग गेस भी किए तो इसको नहीं गेस किए, आंसर यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हो गया खत्म, तो आपका एमसीक्यू खत्म हो गया जनरेशन और हिस्ट्री पे। लेकिन 3 क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे हम हिस्ट्री पे, ठीक है। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा जनरेशन से। सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन हम पूछ लिए एसओ में, ये 2 क्वेश्चन एसओ में आया था, एसओ का क्वेश्चन हम आपसे पूछ लिए। अब इससे ज्यादा सर ये इनिक में सर कैलकुलेटर होगा या कंप्यूटर होगा? कैलकुलेटर होगा। आप लोग सर्च कीजिए ना, आपके हाथ में मोबाइल। हाँ वही तो सर, आप सेकंड में टिक लगाए मैंने हैं। टिक अच्छा नहीं 1 में ही है, जैसे सॉरी सर। बोले ना कि मोस्टली लोग उसको मारते हैं कंप्यूटर, जबकि होगा कैलकुलेटर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जनरेशन से कोई क्वेश्चन आप लोग से आने वाला नहीं है। तो बताइए आपको ये जनरेशन और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूरी तरह से समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, यस सर। कोई क्वेश्चन छूटने वाला है अब? चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, अरे 2 क्वेश्चन और था, 3 क्वेश्चन बोले थे और पूछेंगे, पहले वो पूछ लेते हैं। बताइए इसका आंसर सब लोग। वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल बढ़िया। के बाद ये बताइए। ट्रांजिस्टर। 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 इसके बाद ये बताइए। which electronic component सर आईसी 2 नंबर। सर आईसी सर इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, एक हम आप लोग से एक बात बता देते हैं। कोई भी हिंदी में क्योंकि आप लोग बीएसईबी के लिए हैं तो जनरली हिंदी ही प्रेफर करते होंगे आप लोग। कंप्यूटर में हिंदी कभी प्रेफर मत कीजिएगा, हमेशा इंग्लिश से ही बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। बहुत लोग को हम देखे हैं वो बनाते हैं हिंदी में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, नाम ऐसा ऐसा नाम आ जाएगा कि आप लोग पढ़ ही नहीं पाइएगा। 14 नंबर बताइए। सर माइक्रो नहीं, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। यस सर। यस सर। थर्ड। फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर VLSI 5 नंबर सर। ठीक है, फोर्थ सर। ऑप्शन 4। मशीन लैंग्वेज। 4 नंबर। ठीक है, बाकी का तो नाम अभी तक आप लोग सुने ही नहीं है, अभी तक तो नहीं हाँ, सुने सर। हैं, तो अभी तो आगे सुनना है जब लैंग्वेज पढ़ाएंगे तब। तो अभी तो आप लोग मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ सुना है, तो वही आंसर होगा। अब उसके बाद अब कल का ये टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। और देखिए कोई भी दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि आप लोग का सिलेबस एग्ज़ाम के पहले ख़त्म नहीं होगा। आपको हम एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले 2 बार कंप्यूटर रिवीजन करवा चुके होंगे। जो भी समय लगेगा हमको लगेगा एमएस ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। क्लियर है सबको? कल हम लोग कंप्यूटर sir. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ख़त्म कर लेंगे, मेमोरी भी कल ही ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद अगले दिन दोनों का एमसीक्यू करा देंगे। तो ये एमसीक्यू वाला फंडा सही लग रहा है आप लोग को? हाँ सर। यस सर। क्योंकि बिना एमसीक्यू कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आउटपुट आपसे निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कल भी आप लोग का 8:30 में ही क्लास होगा। और सर ये जनरल अवेयरनेस कब से होगा सर? हाँ, जनरल अवेयरनेस कल आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। Yes, sir. टाइम थोड़ा सेटअप कर रहे हैं, उस कुछ लोगों का शाम में कंप्यूटर क्लास है ना, तो
थोड़ा सेटअप कर रहे हैं, टाइम एक बार सेटअप कर लेते हैं। जीके एक ही टाइम होगा, कंप्यूटर 2 टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ कंप्यूटर में हाँ सर, बताइए। कंप्यूटर के शाम का टाइम क्या है? अभी शाम बोले ना, कंप्यूटर 2 दिन डिले चलेगा शाम में, ओह अच्छा, ओके ठीक है। तो आज तक तो नहीं होगा, होगा तो कल से स्टार्ट होगा। जिसका छूटा बड़ा होगा वो उस बैच में कर देंगे, ठीक है। और जिनको अब कुछ लोग मैसेज किए थे पेमेंट के रिगार्डिंग, तो जिनको पेमेंट करना है, अब बात करते हैं आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन। तो इस कोर्स का फी ओनली 500 है, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट होगा। और 2 दिन फ्री हम पढ़ा चुके हैं, 2 दिन डेमो था, 2 दिन क्लास हो चुका है। आप ये वीडियो में हम दोनों दिन कवर कर दिए। एक दिन और आपको पढ़ाना है कल के क्लास में। टाइमिंग आपको बता देते हैं। टाइमिंग है मॉर्निंग का अभी 8:30 बजे, और इसके बाद हम 8 बजे कर देंगे इसको मॉर्निंग में, AM, ठीक है। गूगल मीट पे होगा। थर्ड है, आपको पेमेंट करना होगा UPI के थ्रू, और पेमेंट करके इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, फिर हम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, @UPI। और आप यूपी में पेटीएम भी कर सकते हैं, UPI भी कर सकते हैं, फ़ोनपे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस नंबर पे सब कुछ है। तो अभी 15 का एडमिशन हो गया है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो 5 और हम डालेंगे मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं रखेंगे एक बैच में। उसके बाद एक शाम में बैच होगा, वो स्पेशली RRB बैच होगा। BSEB को हम मॉर्निंग वाले शिफ्ट में रखेंगे, और RRB जिनका RRB PO है और कलर का मेंस है, उनको हम शाम में टाइम एक बना रहे हैं, 8 बजे या 8:30 के आसपास में एक टाइम बना रहे हैं, उसमें रखेंगे। वो स्टार्ट होगा आपका मंडे से। मंडे से वो क्लास स्टार्ट होगा रक्षाबंधन के बाद। तो अगर आप मॉर्निंग वाले बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 क्लास हो गया जो जिसका वीडियो आज हम अपलोड कर दिए हैं। और अगर इवनिंग में करना चाहते हैं तो ये आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और GA का बैच इसी में इंक्लूड है, इसका अलग से पेमेंट नहीं करना है। GA का बैच आपको मंडे से GA आपको स्टार्ट हो जाएगा, उसका अलग टाइम होगा, कंप्यूटर का अलग टाइम होगा। तो फटाफट जिन्होंने भी ये आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट आप लोग मॉर्निंग में कल लाइव आ जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है, गूगल मीट इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। बस एक लास्ट क्लास है जो फ्री डेमो है, उसके बाद फिर पेमेंट वाले लोग ही क्लास को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।